समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को दी सौगात। चित्तौड़गढ़ में की लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। एक रैली को भी किया संबोधित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। वहीं शास्त्री जी के जय जवान जय किसान नारे से आज भी मिलती है प्रेरणा। वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कई शहरों में चलाया गया ऑपरेशन कच्छप। गंगा में रहने वाले कछुओं के 955 बच्चों को बचाया गया। 6 लोग भी किए गए गिरफ्तार। मौसम विभाग का बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश का अनुमान। अगले 3 दिन के दौरान भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक और कदम के रूप में महसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने राजस्थान में कई रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई रेलवे परियोजनाओं में चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर दरा झालावाड़ तीनधार खंड पर 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का विकास देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है। राजस्थान भारतमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो क्षेत्र, जो वर्ग अतीत में वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, आज उनका विकास देश की प्राथमिकता है। वंचितों को वरीयता, इस संकल्प को लेकर के केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिन सीमावर्ती गांवों को इतने सालों तक हमने आखिरी गांव माना जाता था, अब हम उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 154वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, वो भी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर। आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुला नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के द्वारा ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो अब दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के प्राय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए लिखा, मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें आगे का रास्ता दिखाती है। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूं कि हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उनके विचारों के माध्यम से एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिले। उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाएं जिसका उन्होंने सपना देखा था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी करते हुए लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। उनकी सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनका नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ कल स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पहल में भाग लिया। गांधी जयंती से पहले मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठा आह्वान किया था। दिल्ली में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ भवन में DA&FW द्वारा 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ पहल के हिस्से के रूप में आयोजित सफाई अभियान में विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की। DA&FW के सचिव मनोज आहूजा ने हौस खास के श्री इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित SFAC भवन में स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाई। विभाग के अधिकारियों ने स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ समुदाय व कार्यस्थल के प्रति प्रतीकात्मक भावना एवं प्रतिबद्धता के रूप में नए पौधे भी लगाए। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 की भावना के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने निरंतर सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से
स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने में पोषक अनाजों या श्रेय अन्न की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर होने वाले स्वच्छता अभियान 3.0 के मौके पर नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन के केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के कार्यालय अध्यक्ष सहित समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम के तहत परिसर की सफाई की गई और उसे स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम के उपरांत कार्यालय और कार्यक्रम अध्यक्ष सहित अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर होने वाले स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन के केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के कार्यालय प्रमुख, कार्यक्रम प्रमुख सहित समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस कार्यक्रम के मौके पर परिसर की सफाई की गई और उसे स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम के उपरांत कार्यालय प्रमुख ने अपने विचार व्यक्त किए। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसके पीछे सरकार का लक्ष्य है कि हम अपने देश के सारे नागरिकों के अंदर, जहन के अंदर स्वच्छता के प्रति एक भावना को जागृत करें और जिससे मतलब जो है उनके व्यवहार के अंदर ये परिवर्तन आ जाए कि हमें जो है कैसे अपने आप को, अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और इससे जो है देश के विकास में बहुत गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। तो इसी योजना के तहत ये तीसरा साल है और इसमें हम लोग स्वच्छता अभियान 3.0 इसको सरकार चला रही है और जिसका हमने अभी प्रिपरेटरी फेज़ का समापन किया है, जिसमें हमने अपने लक्ष्य तय किए हैं कि हम लोग अपने इस अभियान में क्या क्या कार्य करेंगे और उन्हीं लक्ष्यों को देखते हुए आज से जो है क्रियान्वयन जो फेज़ है, जो कि पूरे अक्टूबर में चलने वाला है, उसके लिए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हुए आज सबका स्वागत है और सभी लोग इस अभियान के अंदर बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लें। और गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत भागलपुर जिले का गोपालपुर प्रखंड ODF प्लस मॉडल प्रखंड बन गया है। गोपालपुर प्रखंड के सभी गांव सरकार के IMIS पोर्टल पर ODF प्लस गांव घोषित कर दिए गए हैं। अब प्रखंड के हर घर में शौचालय के अलावा ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा है। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई से जैविक खाद बनाकर उसे बेचकर कमाई भी की जा रही है। घर से कचरा संग्रह के दौरान यूजर चार्ज लगाया जा रहा है, जिससे राजस्व मिल रहा है, जो कि पंचायत के विकास में काम आ रहा है। प्रखंड मुख्यालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के जरिए प्लास्टिक का उचित निपटान किया जा रहा है। गोपालपुर प्रखंड में 9 ग्राम पंचायत और 12 गांव हैं। प्रखंड समन्वयक विकास कुमार की गोपालपुर को ODF प्लस मॉडल प्रखंड बनाने में अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड बनाने का गौरव हासिल है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज केरल में भी तेज बारिश के आसार हैं। देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के संबद्ध युवाओं और कार्मिकों को नवाचार आधारित शोध विषयों पर PhD की उपाधि प्रदान करने में एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एवं इनोवेटिव रिसर्च का योगदान अतुलनीय रहा है। CSIR के संस्थानों में हो रहे कृषि शोध और अन्य मुद्दों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज धड़ से।
CSIR के एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोज धर हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं संस्थान में किस तरह एकेडमिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान को राष्ट्रव्यापी बनाए जाने का काम हो रहा है। सर, अगर बात करें आपके संस्थान का योगदान, वैज्ञानिक मानव संसाधन को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है। संस्थान द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं? एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है जो कि सन 2012 में एस्टैब्लिश हुआ और पिछले 10 साल में, क्योंकि हमारा ये जो संस्थान है ये CSIR के 37 जो लेबॉरेटरीज़ हैं देश भर में, उन सब लेबॉरेटरीज़ के अंदर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अपना PhD के लिए काम करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एडमिशन से लेके डिग्री अवार्ड तक करने का प्रोसेस जो है वो ACSIR का ज़िम्मा है। और पिछले 10 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, करीब 4000 बच्चे जो हैं वो हमसे डिग्रीज़ ले चुके हैं और अभी भी हमारे पास कोई 7000 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं फॉर PhD प्रोग्राम। तो उस तरह से मुझे लगता है देश का ये इकलौता संस्थान होगा जहां इतने ज़्यादा नंबर में जो है बच्चे और स्टूडेंट्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं PhD प्रोग्राम के लिए। तो हमारी कोशिश यही है कि उनको वो हर तरह की सुविधाएं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, मेंटरशिप है, जो हमारे बेस्ट साइंटिस्ट हैं अपने CSIR में वो उनको मेंटरशिप देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए ACSIR का बनाया गया था। ACSIR की रैंकिंग जो है वो इस टाइम NIRF रैंकिंग 12 है हमारी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की पर्टिकुलर बात करें, आपके यहाँ पंजीकरण में कई तरह के शोधार्थी भी आते होंगे, तो ऐसे कोई विषय हैं जिन पे आप बात करें कृषि से जुड़े शोधार्थी और रिसर्च हो रहे हैं? हमारे यहाँ CSIR कुछ लैब्स ऐसी हैं जहाँ के एग्रीकल्चर के रिलेटेड काम होता है, लेकिन अभी हमारे पास एक सेपरेट फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है। तो हमारी अभी कोशिश यही है कि मे बी अगले 5-6 महीने में हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर की एक पूरी फैकल्टी होगी और जिन बच्चों को अभी तक डिग्री साइंस में मिलती थी, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज में, उनको एग्रीकल्चर साइंस में भी मिलेंगे। 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए सपनों का नया भारत हम देखते हैं वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में, इससे आपका ये एकेडमिशियन कितना महत्वपूर्ण योगदान देगा? हमारा जो संस्थान है इस समय कोई 7000 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी युवा शक्ति जो है वो ACSIR के साथ जुड़ी हुई है। तो ये थे एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज धर, जिनका मानना कि संस्थान द्वारा न केवल एकेडमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि देश में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के लिए युवा वैज्ञानिकों का मानव संसाधन तैयार करने का बेहतरीन काम भी किया जा रहा है। मेरे से कैमरामैन रमाकांत के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कई शहरों में चले ऑपरेशन कच्छप के तहत गंगा में रहने वाले कछुओं के 955 बच्चों को बचाया गया है और इस सिलसिले में 6 लोगों को पकड़ा गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने नागपुर, भोपाल और चेन्नई में विभिन्न प्रजातियों के कछुओं के 955 जीवित बच्चों के साथ 6 लोगों को पकड़ा है। गंगा में रहने वाले कछुए, जिनमें से कुछ का IUCN की रेड लिस्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि अवैध तस्करी और व्यापार में शामिल एक सिंडिकेट के बारे में DRI के अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी दी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अवैध व्यापार, मांस के लिए अत्यधिक शिकार और घटना प्राकृतिक निवास स्थान इस प्रजातियों के लिए अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गया है। DRI ने देश में विभिन्न स्थानों पर अपराधियों को एक साथ पकड़ने और कछुओं को बचाने के लिए एक जटिल और अखिल भारतीय योजना भी तैयार की है। बरामद किए गए कछुओं की प्रजातियों में इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ्ड टर्टल शामिल हैं। जब्ती के बाद अपराधियों और गंगा के कछुओं को आगे की जांच के लिए संबंधित वन विभागों को सौंप दिया गया। यह ऑपरेशन पिछले महीनों से जारी ऐसे ही अन्य कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान के गेट नए पर्यटन सीजन में पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। यहां पर्यटक अब चीतों की आसानी से दीदार कर सकेंगे। दरअसल चीता प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को बसाया गया है। फिलहाल चीतों को यहां बड़े बाड़ों में छोड़ दिया गया है।
पहले दिन 11 पर्यटक पहुंचे। इस बार चीतों के खुले जंगल में छोड़ने की संभावना के कारण सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद बताई जा रही है। मॉनसून सीजन में कूनो समेत सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य 3 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। प्रदेश के किसान मूंगफली में ज्वाला कीट को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में ही गन्ने की फसल में चोटी भेदक रोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। आंध्र प्रदेश में किसान मिर्च, बैंगन और टमाटर में सड़न रोग को रोकने के लिए उपाय कर लें। आंध्र में ही पपीते को जड़ गलन रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में किसान काजू की फसल में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। आंध्र प्रदेश के किसान मूंग और उड़द के खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही इस मौसम में मूंग और उड़द में मारुका फली छेदक दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में रागी की फसल को हेड कैटरपिलर से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में धान की फसल को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए ट्राइसाइक्लोजोल का स्प्रे करें। साथ ही यहाँ धान में पत्ती मोड़क और तना छेदक की रोकथाम के लिए किसान आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में इस मौसम में गन्ने में मिलीबग और एफिड का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित पत्तियों को हटा दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो मिडाक्लोपिड का छिड़काव करें। तेलंगाना में तिल की खेती कर रहे किसान तिल के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तेलंगाना में कपास को जैसिड्स और सफेद मक्खी से बचाने के लिए इमिडाक्लोपिड का छिड़काव करें। तेलंगाना में ही मक्के की फसल को फार्म आर्मी वॉर्म से बचाने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। तेलंगाना में सोयाबीन में इल्लियों की रोकथाम के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो नियंत्रण के लिए नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के भी 100 से ज्यादा कैडेट मौजूद रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुष्पांजलि के बाद इन एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। संसद भवन में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर में पूजा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से अधिक संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की है। खुफिया जानकारी के बाद एनआईए की अलग अलग टीमों ने राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में छापेमारी दी। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज उर्फ शफीउज्जमा को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने इस आतंकवादी के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने केंद्र सरकार की योजनाएं मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपयों का इस्तेमाल राज्य सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगाया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।